दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी बताऊंगा ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गारंटी मेरी है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या हुआ था, इनसाइड स्टोरी। अब कितना सबूत चाहिए भाई पाकिस्तान को? किस तरीके से हमने मान के चलिए कि मुजरा करवाया था पाकिस्तान। इतनी बुरी हालत की थी, इतनी बुरी हालत की थी। डिस्कवरी पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। अब मेरे पास भाई सब्सक्रिप्शन है, हो सकता है बहुत लोगों ने उसको ना देखी हो, बट उसको आप देखिएगा। और नहीं देख सकते तो आप ये सुन सकते हैं। और वो 2 एपिसोड की है बेसिकली, और उसमें बताया है कि आखिरकार जो 88 आवर्स तक कि हमारा ऑपरेशन चला था वो कितना जबरदस्त था। ये लेक्चर जब खत्म होगा ना, एक तो आप बहुत गौरवान्वित फील करेंगे, और एक आपको पता चलेगा कि हम कितने ज्यादा सुरक्षित हैं पूरे भारत में। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है जो रक्षा कर रही है ना, औकात नहीं है किसी की दोस्तों की बॉर्डर क्रॉस कर जाए। और फिर जो हमारे पास वेपन्स है वो किस लेवल के हैं, और हमने पाकिस्तान का क्या सलूक किया दोस्तों। लिटरली भीख मांगी थी पाकिस्तान ने जो डीजीएमओ कासिफ, उन्होंने भारत के डीजीएमओ से बोला था, जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, कहा था कि भैया आपने बहुत ब्रह्मोस मार दिए हैं, अब तो बंद कर दीजिए। ये स्टेटमेंट आधे घंटे तक जो बातचीत चली थी, बैंड बज गई थी यार पाकिस्तान की। उनको मतलब आप ये कहानी सुनिए, बस आप सरप्राइज हो जाएंगे। और लंबा लेक्चर है, लेकिन मेरे साथ रहिएगा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक फैक्ट और बताता हूं कि आप देखिए कि शायद ऐसा पहली बार है, हमारे जो स्ट्राइक ग्रुप था ना एयरफोर्स का, उसमें महिला फाइटर पायलट भी थी। पूरी दुनिया में आपको कितनी आर्मी मिलती है जहां पे महिलाएं लड़ती हैं? भारत में है, इंडियन आर्मी में है, इंडियन एयरफोर्स में है। तो जो फाइटर जेट ने हमला किया था उसमें महिलाएं भी थी। चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज आखिरी दिन है, 16 अगस्त, यानी कि आज को हमारी सेल एंड हो रही है। तो सारे कोर्सेज पर 40% ऑफ है। हमारे एआई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल कोर्सेज, देयर आर मेनी कोर्सेज, आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, अच्छा मौका है। अब बात यह है दोस्त कि अजीत डोभाल का बहुत बड़ा रोल है, पीएम मोदी का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट देखिए, मैं चाहता हूं ना, ये आप लेक्चर, हमने भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स करते हैं जहां सरकार की गलती होती है, हम क्रिटिसाइज करते हैं, जहां अच्छा करते हैं कोई भी सरकार हो, तो आप ना थोड़ा सा उसको हटा के देखें, है ना, माइंडसेट, वो बायसनेस ना हटा के देखें, है ना। क्योंकि आपको लगेगा अरे यार ये क्या है भाई, वो प्रधानमंत्री, तो उनका आप देखिए कि वो प्रधानमंत्री किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, तो समझिए इस बात को। तो भाई शुरुआत होती है 22 अप्रैल, पहलगांव, बायसारन। मैं पहलगांव गया हूं, मैं कश्मीर घूमा हूं, बहुत खूबसूरत है पहलगांव। क्या है ना, श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर पहलगांव पड़ता है, थोड़ा सा और भी ज्यादा है। और वहां ना बहुत सारी जगह है, चंदनवाड़ी है, वहां पे आप जा सकते हैं। पहलगांव बहुत खूबसूरत है, मतलब 2 दिन तो आपको पहलगांव में देने ही देने हैं। तो चंदनवाड़ी एक जगह है, देन देयर इज आरू वैली, बेताब वैली, बहुत खूबसूरत है। लेकिन सबसे जबरदस्त व्यूज बायसारन। अब बायसारन में क्या है ना कि आप बायसारन जब जाएंगे तो आपको 4-4.5 किलोमीटर की ट्रैक करनी पड़ती है। रास्ता है, बट पहाड़ी, और जो वहां पे खच्चर वाले हैं ना, उन्होंने बंद कर दिया है। वो चाहते हैं कि आप खतरनाक रूट ले, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उनको पैसा मिलेगा। अब क्या है कि भाई वो बायसारन का जो रूट है वो काफी टफ है, अब तो बंद ही कर दिया है। और मुझे याद है कि मैं जब वो ट्रैक कर रहा था, मैं पैदल गया था, कोई पैदल नहीं जा रहा था, मैं पैदल गया था, मैं और मेरी वाइफ। तो वहां पे जो ऊपर चने दे रहे थे उन्होंने फ्री में खिलाए थे कि आप पैदल कैसे आ गए। और शाम को 4:30 बजे हम लोग ने वापसी की थी, जो थोड़ा सा डर था क्योंकि अंधेरा हो गया था, भाई पहाड़ थे, और भाई सब कह भी रहे थे व्हाइट टाइगर आता है। तो भाई वो जो ट्रैक था ना, 4.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है, वो बहुत टफ है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर बायसारन पर हमला होता है, जो कि हुआ, तो बहुत मुश्किल होगी वहां पे मदद पहुंचना। और ये मैंने अपनी वाइफ से दोस्तों एकदम सच बता रहा, सवाल किया था कि अगर कुछ हो जाता है तो कैसे होगा यार, यहां पे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब जो है सो है। और यही बात है कि आतंकवादियों ने पहले रेकी की थी कि कहां पे हमला किया जाए। भाई चंदनवाड़ी, बेताब वैली में पहले इन्होंने सोचा था, बट उसको, क्योंकि वहां पे आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, 5 मिनट में आर्मी आ जाएगी, तो इसीलिए इन्होंने जानबूझकर बायसारन चुना कि बायसारन पर हमला करेंगे। और आसिम मुनीर की वो स्पीच वायरल हुई थी जब उसने डॉग विस्लिंग की थी, आतंकवादियों को बोल दिया था कि आप आको हमला करो। फरवरी में हमास की मीटिंग, वो सारी चीजें हुई है। बट डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है सीधा आर्मी की स्ट्रैटेजी से। तो जब 22 अप्रैल को हमला हुआ, आतंकवादी आए, ऐशन्या द्विवेदी, अपने पति शुभम द्विवेदी, जिनकी शादी अक्टूबर में ही हुई थी, 4 महीने पहले हनीमून पे वो यहां आए थे घूमने। वो चाय पी रही थी, कॉफी पी रही थी वहां पे। बायसारन में बहुत सारी एक्टिविटीज है करने के लिए।
तो आतंकवादी आते हैं, बोले हिंदू या मुस्लिम, तो ऐशन्या ने मुड़ी, बोले क्या हुआ भैया। इससे पहले वो कुछ समझ जाती, उसने निकाली ये भयंकर अपनी बंदूक राइफल, मार दिया, भेजा बाहर आ गया था। ऐशन्या द्विवेदी को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं करूं क्या, मतलब वो फ्रीज हो गई। और उसके बाद एक एक करके आतंकवादियों ने, मैं निकल नहीं पाया था दोस्तों 1.5 महीने तक, ये जो हुआ मुझे अभी भी। तो आतंकवादियों ने क्या किया था ना कि एक एक करके आदमियों को मार दिया था। 22 परिवारों की जिंदगी उन्होंने तबाह कर दी थी। कर्नाटक से एक परिवार आया था, छुट्टियां मनाने, बैंक में काम करते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनके पति को मार दिया था, बोला कि मुझे भी मार दो, मुझे क्यों, उनके बच्चे और उनका 18 साल का। बोला नहीं, जाओ मोदी को बताओ, धर्म पूछ के मारा था, मोदी को बताओ, जाओ पीएम मोदी को बताओ। ये अजीत डोभाल डॉक्यूमेंट्री में बोलते हैं। मतलब अजीत डोभाल का कहना है कि मैं बहुत इमोशनल आदमी हूं, लेकिन जब उन्होंने ये बोला ना कि जाओ भारत को बताओ, जाओ एक एक को बताओ कि हमने क्या किया है, तो फिर उनको छोड़ नहीं सकते थे। एक टेक इंजीनियर बंगाल के थे, जिनको जान से मार दिया, और वो बहुत बोल भी रहे थे मत मारिए। उनके छोटे से 5 साल के बेटे को उनकी लाश पे बिठा दिया था कि लो बैठो। ये हालात। हिमांशी, जो लेफ्टिनेंट नारवाल की जो वाइफ थी, वो भी, उनकी नई शादी हुई थी, जान से मार दिया था। और वो सुन्न, जो वीडियो आपने देखी ना, वो एकदम सुन्न बैठी हुई थी। वो, उनके पिताजी टूट गए थे जब उन्होंने अंतिम संस्कार किया था अपने। आपने देखा वो वीडियोस अवेलेबल हैं, अभी भी अवेलेबल हैं। और ऐसे बहुत सारे आदमियों को अलग किया, महिलाओं को अलग किया, और चुन चुन के गोली मारी थी। बच्चों के सामने अपने पिता को गोली मारी, सुहाग को मरते हुए देखा था हमारी महिलाओं ने। बहुत बुरे हालात। और वहां पे एक जो खच्चर वाले थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, उनको भी गोली मार दी थी। तो ये मौत का तांडव किया था। और जो परिवार, जितने लोग आए थे, सोचा था कि बहुत अच्छा दिन होगा। कौन, किसको पता है यार, मतलब कोई भी हो सकता था, हम आप हो सकते थे, मैं हो सकता था। तो नोबडी न्यू कि ये होने वाला है। और उनकी जिंदगी बदल गई, एकाएक बदल गई। लगभग 2:30 बजे के करीब अटैक शुरू हुआ था। अब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, यहां से कहानी शुरू होती है। लेफ्टिनेंट जनरल जो हमारे डीजीएमओ हैं, उनको कॉल आया कि एक आतंकी हमला हुआ है और गड़बड़ है, दिक्कत है। तो 22 अप्रैल को जो हमला, पहला कॉल कोर कमांडर से आया, समझ नहीं पाया वो कह रहे क्या हुआ। फिर उसके बाद हमारे जो उस समय के आर्मी चीफ थे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो स्पीच दे रहे थे। तो डीजीएमओ तुरंत डीजीएमओ राजीव घई है, वो गए और उन्होंने रोका, बीच स्पीच में रोका, बोला कि सर बहुत गड़बड़ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को फिर ब्रीफिंग दी गई कि आखिरकार पहलगांव में हुआ क्या 22 अप्रैल को। एवरीवन वाज सुपर एंग्री, क्योंकि अब खबरें सामने आने लगी थी, किस तरीके से लोगों को मारा गया था, मीडिया में चलने लगा था। और यहां अभी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाई जा रही थी। उस समय पीएम मोदी सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे, तुरंत वो वापस आए। हर किसी का खून खौल गया था। जो मेथड था ना, जो हमास ने बताया था, हमास की जो रैली हुई थी पाकिस्तान में, एक्चुअली आसिम मुनीर बेसिकली इसका जो इसने किया था ना, पाकिस्तान के 3 मकसद थे। सबसे पहले कश्मीर में दहशत फैलाओ और कश्मीर में युवाओं को टारगेट करो कि युवा जो पहले था ना 1990s में, युवा दोबारा जुड़े पाकिस्तान से, कश्मीर के मुद्दे से, कश्मीर को आजाद कराए। दूसरा बहुत बड़ा एम था कि जो टूरिज्म बहुत फल फूल रहा है ना, उसको खत्म करे। और तीसरा सबसे बड़ा एम था कम्युनल टेंशन फैलाना। इसीलिए धर्म पूछ के मारा गया था कि दंगे हो, मारकाट हो, बट ये तीनों में फेल हो गया पाकिस्तान भी। मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करिए, एंड सेटिस्फाइंग है। लिटरली कुत्तों की तरह मारा था हमने पाकिस्तान को, भीख मांगी थी पाकिस्तान ने ऐसे हाथ जोड़ के कि भाई रोक दो अब, है ना, आप रुकिए जरा। उस समय पीएम मोदी सऊदी अरेबिया गए थे, फिर वो तुरंत वापस आते हैं, उनको ब्रीफिंग दी जाती है। एनएसए अजीत डोभाल उनको बताते हैं और पीएम मोदी का साफ यह आदेश रहता है कि मारना पड़ेगा। पीएम मोदी अब फिर मीटिंग्स होती हैं, अगले 8 दिनों तक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि करना कैसे है। तुरंत उसके बाद मीटिंग होती है, जो हमारे तीनों एडमिरल डीके त्रिपाठी, एपी सिंह हमारे एयरफोर्स चीफ, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान सीडीएस,
और हमारे डिफेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सब मिलकर मीटिंग करते हैं। पीएमओ मीटिंग होती है कि आखिरकार हमको करना क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। और सब यहां पे पीएम मोदी ने कहा था कि सबक सिखाना जरूरी है और पाकिस्तान को बहुत ही तगड़ा सबक सिखाना जरूरी है ताकि दोबारा कोशिश ना कर सके। फिर शुरू होता है, यानी कि ग्रीन सिग्नल मिल गया आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को कि मारना है। अब उसके बाद जो वेस्टर्न कमांड्स में जो नेवी थी वो एक्टिव हो गई। वेस्टर्न कमांड्स के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे और जो स्ट्राइक ग्रुप था वो जाने लगे अरेबियन सी की तरफ। डीके त्रिपाठी ने बोला, एडमिरल डीके त्रिपाठी ने, कि मारो सबको, खत्म करो। प्लानिंग शुरू होने लगी। बट प्लानिंग में सबसे पहले क्या करना है कि हमारा टारगेट आतंकवाद है, हमको आतंकवादियों को मारना है। तो आर्मी ने इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू की कि कौन कौन से टारगेट पर हमला किया जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं, एक एक करके, और रिहर्सल शुरू हो गई। अब देखिए, इसी दौरान पाकिस्तान समझ गया था कि भाई आज नहीं तो कल भारत हमला करेगा और बहुत बुरा हमला करेगा, तो उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन भारत ने रिहर्सल करनी शुरू कर दी। तो बता दूं कि ये हमला कब होने वाला था किसी को नहीं पता था, डेट किसी को नहीं पता थी। आर्मी को ये बोला गया था, क्योंकि काफी सवाल उठे ना कि हमला इतनी लेट क्यों हुआ। तो लेट इसीलिए हुआ कि आर्मी के ऊपर था कि भाई आप डेट डिसाइड करें, आप जब बोलेंगे हम हमला करेंगे। पीएम मोदी ने फिर आपको याद होगा कि 2 दिन बाद बोला भी, स्पीच में बोला कि आतंकवादी जहां पे भी हैं घर में घुस के मारेंगे। और इस स्पीच से बहुत ज्यादा हलचल हो गई, क्योंकि इस बार आम आदमी को गुस्सा था। तो टारगेट सिलेक्शन शुरू हुआ। तो आर्मी ने आइडेंटिफाई, उस समय 34 टारगेट्स किए थे। 34 टारगेट्स पर जो है ना हमला होना था, 34 टारगेट्स पर। और बहुत सारे टारगेट्स थे, लेकिन मेन ये 34 टारगेट्स थे कि इनको तो नहीं छोड़ना, और ये सिर्फ आतंकवाद थे। और देखिए, हमारी इंडियन आर्मी को, भाई इंडियन एयरफोर्स और हमारी डिफेंस फोर्सेस को मैं सलाम करता हूं कि उस समय भी उन्होंने पता क्या सोचा कि अगर हम मारे तो हमको आतंकवादियों को ही मारना है, क्योंकि जब हम मारेंगे, जब हम हमला करेंगे तो अगल बगल के लोग भी मरेंगे, तो आतंकवादियों को मरना चाहिए। और बातचीत के लिए हम तैयार हैं, हम मारेंगे आतंकवाद तो मरेंगे। अब उस पर अगर पाकिस्तान बातचीत करता तो हम तैयार हैं, आप करिए, आप रोकिए इस आतंकवाद को। लेकिन ये बिल्कुल होना था। उसके बाद फिर टारगेट सिलेक्शन होता है। जब टारगेट सिलेक्शन हुआ तो 34 में से फिर 9 टारगेट्स रह गए थे। अब इसमें क्या है कि इसमें जो 5 टारगेट्स थे वो तो पीओजेके में थे, लेकिन जो 2 टारगेट्स थे ना, मुरीद के, और मतलब जो बाकी 4 टारगेट्स थे वो पाकिस्तान में फैले हुए थे, पंजाब में थे। और सबसे बड़ी बात, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, जब प्लानिंग हो रही थी इसकी, तो इंडियन आर्मी को ये बोला गया कि 7 टारगेट्स आप मारेंगे, 7 टारगेट्स आप मारेंगे। बट ये मुरीद के जो कि लाहौर में है, और भावलपुर जो कि अगेन यहां पे, ये दोनों पाकिस्तान के अंदर हैं, और इन दोनों को मारने का जिम्मा दिया गया एयरफोर्स को। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एयरफोर्स की जो स्ट्राइक, भाई अवधेश भारती लगातार ब्रीफिंग दे रहे थे, एयर मार्शल एपी सिंह थे। और बता दूं कि यहां जो ब्रीफिंग हो रही थी, ठीक है, जिस ग्रुप को सिलेक्ट किया गया था ना कि आप इन दोनों बेसिस पर हमला करेंगे, जो आतंकवाद के बेसिस है, इनमें महिलाएं भी थी। डॉक्यूमेंट्री में वो महिला भी जो फाइटर पायलट थी वो बोलती हुई दिखती है। और ये जो आपने देखा कि प्रेस ब्रीफिंग में हमने 2 महिलाओं को भेजा, वो क्यों भेजा? वो पाकिस्तान को संदेश था और पूरी दुनिया को संदेश था कि भाई हमारे यहां कोई कम्युनल टेंशन तो होगी नहीं। दूसरी बात, हमारे यहां भाई महिलाएं डरी नहीं है तुम्हारे हमले से। ये सब सिंबॉलिक था, ये सब संदेश देने के लिए किया क्या। अब प्लानिंग चल रही है दोस्तों, प्लानिंग चल रही है। ऑपरेशन का नाम क्या रखे? तो ऑपरेशन ट्यूलिप गार्डन पहले नाम रखना था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बताते हैं कि हमने सोचा था कि ऑपरेशन ट्यूलिप गार्डन नाम रखा जाएगा। उस दौरान अजीत डोभाल, मतलब और जो हमारे आर्मी चीफ है, सबने प्लानिंग कर ली, सबने प्लानिंग, ठीक है भाई। नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, तबाही नॉर्दर्न कमांडर ने हमले किए थे, नॉर्दर्न कमांड ने। और लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा बताते हैं कि भाई नॉर्दर्न कमांड तो लड़ने के लिए जानी जाती है, तो हमने तो डिसाइड कर लिया था कि हम तो वॉर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सोचिए, एक कमांड ने खाली बैंड बजा दी थी यहां पे, और भी कमांड्स इसमें इन्वॉल्व थी, समझ रहे हो। तो अब पूरी प्लानिंग 30 अप्रैल तक, 8 दिन तक लगातार प्लानिंग चली, और एक मैट्रिक्स बनाई गई, है ना, एक मैट्रिक्स बनाएगी जिसमें यह बताया गया कि यह लोकेशन है, यहां पे हमला होना है, और किस तरीके से हमला होना उस पर भी बात चली। कहां पे तोपों का यूज करना है, कहां पे मिसाइल का यूज करना है, कहां पे सीधा एयरफोर्स बम गिराएगी, वो सारी कैलकुलेशन होने के बाद पीएम मोदी को बता दिया गया। अब पीएम मोदी से अजीत डोभाल मिलते हैं, और
आर्मी चीफ भी रहते हैं, उनको बता दिया सर देखिए ये तरीका है, हमने 8 दिन प्रॉपर देख लिया, हम ये करेंगे, हम ऐसे हमला करेंगे, सीधा जाएगी हमारी एयरफोर्स और आर्मी घुस के मारेगी। अब इसके बाद पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला कर सकता है, और जब पाकिस्तान हमला करेगा तो ये और ऊपर जाएगा। तो आप देख लीजिए भाई, ब्रीफिंग में होता नहीं कि आप देख लीजिए आपको ये प्लान मंजूर है, नहीं तो कोई दूसरा प्लान सोचा जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बताते हैं कि मुझे 10-12 घंटे चाहिए, मुझे सोचने के लिए आप 10-12 घंटे दीजिए। फेयर इनफ। 10-12 घंटे के बाद जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी बताते हैं कि ऑपरेशन का नाम सर हमने ट्यूलिप गार्डन सोचा है, उन्होंने साइन कर दिया था पीएम मोदी ने कि हाँ 10 घंटे बाद बोला कि हाँ ये आप ऑपरेशन, हम पूरी जो जिम्मेदारी है वो हमारी डिफेंस फोर्सेस को दे रहे। तो ऑपरेशन ट्यूलिप गार्डन सोचा था, बट पीएम मोदी ने बोला नहीं, इसका नाम ऑपरेशन सिंधु होगा। तो जनरल द्विवेदी बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी है, सिंधु होगा, बिल्कुल सही है। बोला ना ना सिंधु नहीं, सिंदूर। तो ये जो कहते हैं ना कि मतलब ये बात चली थी कि ऑपरेशन का नाम पीएम मोदी ने रखा, ये सच थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में तो भाई यही बताया गया कि पीएम मोदी ने ही बोला था कि आप इसका नाम रखिए ऑपरेशन सिंदूर। अब भाई जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो बोला कि बिल्कुल बिल्कुल सही है, और हमारे ऑपरेशन के साथ ये बिल्कुल अलाइंड है। हमारी महिलाओं का उनके पतियों के साथ ऐसा व्यवहार किया, उनके मांग का सिंदूर छीना गया, इस बार हम पाकिस्तान से उसकी दुनिया छीन लेंगे। हो गई प्लानिंग। सो 1 मई तक हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, और एवरीथिंग वॉज फाइनलाइज्ड कि अब हमको हमला करना है, लोकेशन हमारी सेट है, 9 टारगेट्स पर हमला होना है और इसका काम करते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो बहावलपुर है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो मुरीदके है वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है बॉर्डर से। तो यहां पे हमला होगा। एक स्ट्राइक ग्रुप को भी अंदर भेजा गया था, उनको इन्फॉर्म किया गया था कि आप एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे आप छोड़े जाएंगे, क्योंकि सबको पता था। और भाई देखो, जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहते हैं, इनफैक्ट लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भी ये कहते हैं कि भाई देखो, एक जो सोल्जर है ना वो उसी दिन के लिए जीता है, वो इसीलिए उसने यूनिफॉर्म पहनी कि जब युद्ध होगा तब वो अपना शौर्य दिखाएगा। तो एवरीवन वाज सुपर एक्साइटेड और गुस्सा भी था। तो हुआ क्या कि उनको अनडिस्क्लोज लोकेशन पे छोड़ा गया, और उसके बाद उन्होंने इंटेलिजेंस दी वहां पे जाके कि क्या हो रहा है, और बाकी इंटेलिजेंस के सोर्सेस तो थे ही। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हर मतलब सब कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है, और ये प्रोफेशनलिज्म भी दिखाता है, ये एफिशिएंसी भी दिखाता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि आर्मी का सख्त निर्देश था और एयरफोर्स कि भाई इतना जोरदार हमला हो, हमला बहुत जोरदार होना चाहिए, बट इतना भी जोरदार नहीं होना चाहिए कि अगल बगल के लोगों को दिक्कत हो, यह साफ साफ बताया गया। बट इस बार खुली छूट थी कि आप एलओसी क्रॉस करिए, और एलओसी क्रॉस करिए, मारिए इन सबको, आप देखिए नहीं। ओके, डेट कौन सी डिसाइड की जाए, डेट पे दिक्कत, क्या डेट कौन सी, किस दौरान हम ये देखें कि हमला होना है, ये किसी को नहीं पता था। बट फाइनली माथापच्ची के बाद एयर मार्शल जो हैं उन्होंने ये बोला कि देखिए हमने डेट डिसाइड की है, और उसके बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी मतलब एक तरीके से जो डेट डिसाइड थी वो 7 मई को की गई। और ये राजनाथ सिंह ने भी बोला, ठीक है, ये राजनाथ सिंह ने मतलब एक तरीके से कलेक्टिवली ये बताया गया कि 7 मई को हमला होगा। तो 7 मई जो है वो परफेक्ट तरीके से रेजोनेट, और यहां पे था कि हम एक काम करते कि बेवकूफ़ बनाते हैं पाकिस्तान को। तो बेवकूफ़ बनाने के लिए भाई रिहर्सल, आपको याद होगा कि उस समय रिहर्सल करी गई थी, और हम ये दिखाएंगे कि हम हमला 11 मई के बाद करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो हमला है वो 7 मई को होना था। इनफैक्ट 6 मई की रात को, मतलब वो डेट आ गई थी, ठीक है, तो 7 मई को ये जो है वो हमला होना था। बहुत बढ़िया। अब उस समय जिस यूनिट को हमला करना था, क्योंकि देखिए यूनिट्स जो हैं, सोल्जर्स रिहर्सल कर रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो हमले के लिए तैयार थे, सारी वॉर एक्सरसाइजेस उस समय जारी थी। और बताते हैं उस समय एडमिरल डीके त्रिपाठी कि इंडियन नेवी ने तो इतने गोले दागे थे, इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मतलब आप सोते हुए भी अगर हमको बोल दें तो हम हमला कर दें। तो जिस स्ट्राइक ग्रुप, जिस जो एयरफोर्स थी ना, क्योंकि देखिए बाकी तो हमले यहीं से पीओके में करने थे हमको, वो तो इंडियन आर्मी करती, लेकिन एयरफोर्स को तो जाना था ना, जो आपने देखा होगा तस्वीरों में, जो रात में दिन कर दिया था पाकिस्तान में, वो एयरफोर्स ने हमला किया था, आप समझ रहे हैं। तो उनको तो बताना था, उनकी प्लानिंग, तो उनको रात में बताया गया, उनको रात में बताया गया कि आपको हमला करना है, और आपको जाके एयरफोर्स को मुरीदके और बहावलपुर में, ये दोनों पाकिस्तान के अंदर है, यहां पे आपको हमला करना है। एयरफोर्स भाई सारे के सारे फाइटर पायलट्स खुश कि आज भाई दिखा देंगे कि इनकी औकात क्या है।
अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जिस दिन हमले की रात थी उस दिन रिहर्सल चल रही थी बॉर्डर में। मैंने उसी रात को लेक्चर लिया था 10 बजे के करीब कि भैया कुछ बड़ा होने वाला है। आप लोगों ने बोला भी था कि सर प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। तो अब तीनों एयर चीफ और पीएमओ सब मिलते हैं साथ में, फाइनल मीटिंग होती है और फिर सब वॉर रूम में जाएंगे। लेकिन हमारे जो एयर चीफ्स थे, मतलब एयर चीफ्स इन द सेंस कि हमारे एयरफोर्स के जो चीफ थे, हमारे नेवी के जो चीफ थे और हमारे आर्मी के जो चीफ थे और हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, एपी सिंह, डीके त्रिपाठी और उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने अपने परिवार को भी बोला कि देखिए मैं जा रहा हूं, है ना। उन्होंने मतलब परिवार को भी बताया कि मैं कहीं जा रहा हूं। लेकिन वो कहां गए? वो भाई सबको बेवकूफ बनाते हुए वो वॉर रूम में गए थे। कहने का मतलब ये है कि परिवार तक को नहीं बताया था, सब ट्रैक हो रहा था ना, सब ट्रैक हो रहा था। और अल्टीमेटली जिस दिन ये ऑपरेशन होना था 7 मई को, उस दिन सबके सब आते हैं, सबको पता चलती है डेट्स और सबको टाइम पता चलता है। 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली शुरू होता है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई कहते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी कहते हैं, नॉर्दर्न कमांडर के जो चीफ, उन्होंने कहा कि मतलब ये हम लोगों के ना कि एक अलग सी ही एक्साइटमेंट थी, लेकिन नर्वसनेस भी ऑन द अदर हैंड, नर्वस भी थे। ठीक है। दूसरा कि उस रूम में ना हर कोई गुस्से में था कि ऐसा कर कैसे दिया। तो एवरीवन वाज लाइक कि बस अब हमको बदला लेना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। अब इंडियन एयरफोर्स भाई वो उड़ी, ठीक है, उसमें भाई बता रहा हूं कि महिला भी थी वो, ठीक है, फाइटर पायलट। और उसके बाद भाई इन्होंने कर लिया एलओसी क्रॉस। अच्छा, रात क्यों चुनी गई? रात इसलिए चुनी गई, दिन में भी हमला कर सकते थे, बट दिन में हो सकता है कि आतंकवादी उतने ना मरते, उतनी कैजुअलिटी ना होती, क्योंकि ट्रेनिंग पे चले जाते, बाहर चले जाते और दिन में ट्रैकिंग आसान हो जाती है। इसीलिए जानबूझ के रात चुनी गई कि रात में सब सो रहे होंगे, सबको लगेगा क्या ही हो जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का प्लान किसी को पता ही नहीं था। और उधर नेवी कराची के पास पहुंच गई है, अरेबियन सी पर पहुंच गई, नेवी बिल्कुल तैयार। अब सुनिए क्या होता है। 1:05 पर हमला हुआ, एयरफोर्स ने हमला किया और इतनी सटीक तरीके से दोस्तों हमला किया। एपी सिंह बोलते हैं और अवधेश, जो एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, वो बोलते हैं कि मेरा जो सीना है ना वो गर्व से चौड़ा हो गया। इतनी एक्यूरेसी, इतनी प्रिसिशन से हमला हुआ ना कि मतलब जो हमने प्लान किया था उससे बेहतर हुआ। और यहां जो फाइटर पायलट उड़ रहे थे उन्होंने बोला कि जो हमला करेगा, वो एक कोडवर्ड दिया था कि हमला सफल होने के बाद वो कोडवर्ड बोलेंगे। हर जगह से कोडवर्ड उसी की आवाज आने लगी। ठीक है, वो कोडवर्ड क्या था वो डॉक्यूमेंट्री में तो नहीं बताया, बट हर जगह से जो है उसकी आवाज आने लगी। इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया और रात में सबने देखे कि ए जनाब हमला हो गया, ना करी जनाब, ए देखो मिसाइल आ गई हैं, तो मिसाइल से हमला किया। और उसके बाद सब वापस, इंडियन एयरफोर्स वापस लौट गई। बस तब भी शांति थी, तो तोहफा बेच रहे हैं। फिर अगले दिन हर किसी को पता चल गया, मीडिया को पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत ने रात में उजाला कर दिया पाकिस्तान में। एयरफोर्स ने हमला किया। अब उसके बाद बारी थी इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड, तबाही मचा दी नॉर्दर्न कमांड ने। ठीक है, एक एक करके गोले दागे और जो टारगेट्स थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हुए। 9 के 9 टारगेट्स को नुकसान पहुंचा और 250 से 300 टेररिस्ट मारे गए। भयानक कैजुअलिटी हमको देखने को मिलती है, आप समझ रहे हैं। अब दोस्तों भाई देखो, जो भी हो दिक्कत तो है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने ये एंटिसिपेट किया था, हमारी डिफेंस फोर्सेस ने, कि अब आएगा पलटवार। बट हम तैयार थे, पूरी तरीके से तैयार थे। अब क्या हुआ कि जब पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस आया, पाकिस्तान की एयरफोर्स भी एक्टिव हुई, तो यहां हमारे फाइटर पायलट्स बताते हैं कि भाई पाकिस्तान की एयरफोर्स एक्टिव तो हुई, लेकिन उनकी एयरफोर्स बड़ी स्लो थी। मतलब इतनी थकेली एयरफोर्स हमने कभी देखी नहीं। वो भाग गए, वो आए फिर भाग गए, वो हमारे पास आई नहीं। आप समझ रहे हैं, ये चीज है। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि मल्टीपल स्ट्राइक्स यहां पे किए, हमारे जेट्स ने किए, फिर दुश्मन के जेट्स भी आए, बट वो हट गए, पीछे हट गए कि भाई वो नहीं जाएंगे, वो थोड़ी ना एलओसी क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन वाज वेरी स्लो। फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ को इन्फॉर्म किया गया, ये भाई प्रोटोकॉल होता है, तो भारत के डीजीएमओ पाकिस्तान के डीजीएमओ को मैसेज भेजा गया। अब देखिए पाकिस्तान, अब असली खेल शुरू होता है, देखिएगा। पाकिस्तान के डीजीएमओ बोलते हैं, बोला कि देखिए आप, हमला हो गया, हमने हमला कर दिया, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, ये क्योंकि इन्फॉर्म करना हमारा प्रोटोकॉल होता है, तो हमला कर दिया, तो बातचीत करना चाहते हैं तो बताइए। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ पता है क्या बोलते हैं? डायलॉग मारते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो आपको हमला करने से पहले सोचना चाहिए था,
और अब हम बात तब करेंगे जब पाकिस्तान आपको खत्म करेगा, तब बात होगी। भारत ने बोला ओके, नॉट एन इशू, आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितना है दम। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने ही एक सुसाइड मिशन पर चल दिए। एलओसी एक्टिव थी गुरु, बहुत सारे गांव थे। अब मैं आपको बताता हूं कि कितनी बेगैरत, कितनी बेकार, कितनी घटिया किस्म की फौज है, नीच फौज है पाकिस्तान की। एलओसी एक्टिवेट, यहां पे नॉर्दर्न कमांड को सीधा यह ऑर्डर था कि भाई सुनो, एक शॉट आए उसके बदले 5 शॉट फायर करना। पाकिस्तान ने 1 शॉट फायर किया, हमारी तोपें तैनात थी, भारत ने बदले में 5 शॉट फायर किए, दन दनादन। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स आई, बट 2 घंटे बाद वापस भाग गई। ठीक है, तो उसकी हिम्मत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने फाइटर पायलट्स तैयार करके रखे थे, जो रफाल बहुत कहते हैं ना, वो भी तैयार थे। ठीक है, तो डॉग फाइट हुई, लेकिन बहुत बुरा हालत हुई। वही हमारे फाइटर पायलट से मिला कि काफी ज्यादा स्लो रिस्पॉन्स था। अब एविडेंस इकट्ठा करने की बात थी, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान ने अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू कर दिया, और ये हमारे जवान भी मानते हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल का ये कि भाई देखो, ये इसमें पाकिस्तान आगे है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वो एक्सपर्ट हैं और इसमें बहुत आगे। तो उन्होंने इंफॉर्मेशन, मतलब इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलानी शुरू कर दी थी, इतनी ज़्यादा कुछ एडिट करके उन्होंने इसी तरीके से काम किया इन्हें। लेकिन हमने एविडेंस कलेक्ट किया, हमने, हमारी इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस ने, मतलब भर भर के हमने दिन रात 24 घंटे काम किया, और हमने यहाँ पे ना इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने रिकॉर्ड किया था कि कितने समय पे कौन सी मिसाइल मारी, और कैमरे से, वीडियो से, सैटेलाइट से सब रिकॉर्डेड था, कहां पे गिरा है वो सारे एविडेंस। फिर प्रेस ब्रीफिंग हुई और पूरी दुनिया को हमने बताया कि कितना हमने पाकिस्तान का नुकसान किया। फिर अब देखिए, अगले दिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के जनाजे निकले, तो इसमें पाकिस्तान की आर्मी दिख गई। तो भारत ने बोला हमको सबूत देने की जरूरत नहीं, खुद ही सबूत दे रहे हैं। भारत ने बोला देखो, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरल, पाकिस्तान यहां जो आतंकवादी का जनाजा निकल रहा है उसमें है। समझ रहे हो। अब एलओसी एक्टिव हुई, तो पाकिस्तान ने बोला कि यार काम होगा नहीं ऐसे, मारो। तो एलओसी एक्टिव का पता है क्या मतलब है? पाकिस्तान ने भयानक गोले, 2 से 3 घंटे तक भयंकर लड़ाई चली रात में। भयंकर मतलब भयंकर, रात में दिन हो गया दोस्तों, मोटार हो गया, गोलीबारी हो गया, इन्फेंट्री पोस्ट बहुत हरकत में आ गई। ठीक है, उस समय हमारे जो मेजर जनरल थे के मुखर्जी, भाई गजब, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, एवरी पोस्ट प्यूनिटिव पनिशमेंट, EPPP। आप सुनिए, मुखर्जी साहब ने बोला देखो जरा कहां से आ रहे गोले। इंडियन आर्मी ने तुरंत उस समय कैलकुलेट किया, बोला अच्छा ठीक है। फिर भारत ने गोले दागने शुरू किए। भारत दाग रही थी, लेकिन फिर भारत ने 10 टाइम्स इंटेंसिटी से गोले दागे। भाई 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान की सैकड़ों पोस्ट उड़ा दी, लगातार एक एक पोस्ट पर इतने गोले गिरे कि कितनी मौतें हुई, और ये डर के मारे पीछे भाग गए। इससे पहले, ये भाई के मुखर्जी का बयान है, इससे पहले कि वो गोला लोड करते, इंडियन आर्मी ने गोला दाग दिया। वो लोड, इतनी एक्यूरेसी, इतनी स्पीड से गोला दागा कि पाकिस्तान की इन्फेंट्री को समझ नहीं आया एलओसी के उस पार कि भाई क्या करें, ये हो क्या गया है हमारे साथ, खत्म कर दिया उनको। फिर उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने सिविलियंस पर हमला शुरू कर दिया। सिविलियंस को उन्होंने टारगेट किया। जो आपने देखा ना बाद में कि सिविलियंस को मार रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी ने किया। 500 गांव पर हमला किया इन्होंने, 500 गांव पर, और ये 8 मई की बात है, अगले दिन की बात है। 500 गांव पर हमला किया इन्होंने, धार्मिक स्थलों पर हमला किया। ऐसी आर्मी है इनकी कि ऐसे तो जीत ही नहीं पाई है, तो इन्होंने सिविलियंस पर हमला किया ताकि सीज फायर हो। तो भारत, फिर उसने बोला कि यार ये तो हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। और उस समय आपको याद होगा कि बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई थी जिसमें बच्चों के ऊपर गोली लगी है। काफी लोग, भाई 40 से ऊपर जो लोग हैं, जो बॉर्डर पे गांव हैं, वहां के लोग मारे गए थे यार। तो इंडियन आर्मी ने बोला कि भाई ऐसे काम चलेगा नहीं। फिर यहां पे के मुखर्जी बोलते हैं, मेजर जनरल बोलते हैं कि देखो फिर लोकेट करो जहां पे ये इनके हथियार कहां पे हैं। लोकेट कर लिए, फिर हमला किया, और इस बार इतना बुरा हमला किया था, इनके सारी तोपें तबाह हो गई थी, ये अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए थे। इस बार तबाही मचा दी इंडियन आर्मी ने, कि इस बार बोला कि हमारे सिविलियंस पर हमला किया ना,
गो ऑल आउट, गो ऑल आउट। और इतनी सही स्ट्रैटेजी बनाई थी दोस्तों कि मतलब आप ये समझिए कि थर थर कांपने लगे थे ये। उनकी गोलीबारी रुक गई। के मुखर्जी बताते हैं कि अगले 2 घंटे में हमने गोलीबारी को कंट्रोल में कर लिया और हम चला रहे थे, हमारे कंट्रोल में था, वहां से गोलीबारी आई नहीं रही थी, सब तो खत्म कर दिया था। इतना मारा था हमने पाकिस्तान को, आप समझ रहे हो। फिर उसके बाद 8 मई को पाकिस्तान एक और चाल चली, उसने ड्रोन्स भेजे, ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान ने। 24 घंटे हो गए थे अब लड़ाई को शुरू हुए, ड्रोन्स पे भी हमने एक एक करके ड्रोन्स को मारना शुरू किया और हमने भी फिर ड्रोन्स भेजे, आपको याद होगा। हमारे ड्रोन्स एकदम सटीक ठिकाने पर पड़े और हमने जो SAGW सिस्टम था, जो हमारा UAV सिस्टम, हमारा खास UAV सिस्टम है जिसको इसी के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको इसीलिए डिजाइन किया गया था। और पाकिस्तान के ड्रोन्स एक भी लैंड नहीं कर पाया, एक भी। प्रतीक शर्मा बताते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, वो बताते हैं कि देखिए हमको, हमारे ऊपर हमले हुए लेकिन उनका एक भी टारगेट लैंड नहीं किया। उन्होंने टारगेट उन्होंने साधे, लेकिन जो टारगेट साधे वो एक तो दूर गिर रहा था, वो टारगेट पे गिर ही नहीं रहा था। दूसरा, हमारा 100% जो सिस्टम था, आकाश तीर जो हमारा सिस्टम था। और इसमें एक और इन्होंने बात बताई थी दोस्तों जो आपको समझनी चाहिए कि जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम है ना, मतलब हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो मुझे भी पहली बार पता चल, पहली बार क्या, खैर मुझे इसका अंदाजा तो था ही, ठीक है, बट वो पूरा का पूरा देश कवर करता है, वो हर जगह पे तैनात है। जो हमारा आकाश तीर है और जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो सब कुछ कवर करता है और उसी ने तबाही मचा दी पाकिस्तान में। S400 सब मिला के वो, और आकाश तीर तो भाई पूरे इंडिजीनियस है। तो इनका खाली एक मिसाइल जो है वो टारगेट, ये बता रहे कि एक लगा था, वो उधमपुर था, उधमपुर एयरबेस पर, वहां पे गिरा था टारगेट, ठीक है ना। बाकी कहीं पे इनका टारगेट मैच नहीं हुआ, ये चीज हुई। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने उस समय 9 मई को हमने पाकिस्तान के रेडार को खत्म किया। पाकिस्तान के अलग अलग जहां के रेडार थे, हर जगह उनको खत्म किया, इनके रेडार ही खत्म, ट्रैक नहीं कर पाए। अब आप देखिए कैसे कैसे पाकिस्तान ने जो किया वो उल्टा पड़ गया। जेडी वैंस को 9 मई को पीएम मोदी को फोन आता है। अब जेडी वैंस कहते हैं कि सुनिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है आपके ऊपर, बहुत बड़ा हमला। तो पीएम मोदी ने बोला कि उधर से गोली आएगी, इधर से गोला आएगा। जितना पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा उससे 3 गुना बड़ा हमला हम करेंगे उनके ऊपर, यह आप बात जब बता दीजिए पाकिस्तान को। और उसी दौरान ऑपरेशन चड्डी बनियान, ऑपरेशन बनियान उन मारसूच शुरू होता है 48 घंटे के अंदर अंदर। तो इसको लेकर अवधेश कुमार भारती बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि उनके जो भी ऑपरेशन के नाम है हम इंप्रेस नहीं होते, वो ड्रामेबाजी ज्यादा होती है। तो ये ड्रामेबाजी इन्होंने शुरू करना, वो पाकिस्तानी तो है ड्रामेबाजी में नंबर 1, तो ड्रामेबाजी उन्होंने करनी शुरू कर दी कि ऑपरेशन बुनियान उन मारसूच जो है वो शुरू हो गया। आधी रात को इनके एयरक्राफ्ट आते हैं, भुज पर स्ट्राइक्स की इन्होंने, श्रीनगर पर स्ट्राइक्स की, कुछ मिसाइल्स दागी, उधमपुर को नुकसान हुआ। वही बता रहे, उधमपुर को नुकसान हुआ जो इनकी आ रही। एक इन्होंने मिसाइल दागी थी, हाई स्पीड मिसाइल, दिल्ली तक दागी थी इन्होंने, बट उसको हमारे डिफेंस सिस्टम ने सिरसा में ही गिरा दिया, आपने देखा होगा। तो इनकी मिसाइल पहुंच ही नहीं पाई और इनका डिफेंस सिस्टम HQ-9 बिल्कुल ही जो है वो बेकार रहा, राइट। अब इंडियन एयरफोर्स ने बोला, बहुत हुआ सम्मान, इंडियन आर्मी ने बोला कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ऑपरेशन चड्डी बनियान हमारे खिलाफ चला रहे, इनकी इतनी औकात। तो हमारी डिफेंस फोर्सेस ने अब एक ऐसा डिसीजन लिया जो पाकिस्तान के भूगोल को बदलने वाला था। हमारी डिफेंस फोर्सेस ने बोला, बस अब निकालो ब्रह्मोस, अंतिम हमला, ये लास्ट के लिए, सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट, अगर यहां तक नौबत आ जाती है। और इंडियन एयरफोर्स को यह बोल दिया कि बेटा ब्रह्मोस निकालो, ब्रह्मोस से मारो। इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस को सही जगह तैनात किया और ब्रह्मोस के बारे में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, उसको लगभग नामुमकिन होता है इंटरसेप्ट करना। और उसके बाद कहां से हमला आ रहा है, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की बहुत अच्छी बात यह थी कि वो ये देख रहे थे कहां से हमला आ रहा है, वही खत्म कर दो। तो इन्होंने देखा ये 4 इनके जो एयरबेस है, नूर खान, रहीम यार खान, सकर, सरगोधा, रफीकी, भिंडारी, जेकोबाबाद, मारो इनको। 4 वेव ऑफ अटैक्स प्लान किए गए थे, 4 वेव ऑफ अटैक्स। भारत ने बोला, अभी बताते हैं। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल लोड की। फर्स्ट वेव ऑफ अटैक में रफीकी, सकर,
नूर खान पर हमला किया फर्स्ट वेव ऑफ अटैक में, रहीम यार खान। दूसरी वेव, चार एयरबेस पर हमला किया। दूसरी वेव ऑफ अटैक में इन्होंने सरगोधा को मारा, कानाडा हिल्स, जेकोबाबाद। सब प्लान के हिसाब से इनके 8 एयरबेस पर हमला हो गया, इनके रनवे पर हमला हो गया, हैंगर्स पर हमला हुआ, जो F-16 गए इनके। पाकिस्तान की एयरफोर्स में हलचल मच गई, इनकी आर्मी पीछे हट गई थी कंट्रोल में, और उन्होंने बोला बाप रे, मतलब वो इधर उधर हो गए, तितर बितर, बोला कि आप गए हम खत्म हो गए। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था 60% एयरफोर्स हमने पाकिस्तान की तबाह कर दी थी, मतलब जो उनकी टेक्नोलॉजी खत्म। पाकिस्तान ने बोला, आसिम मुनी ने बोला, वो गए अमेरिका के पास, पैर पकड़ लिया अमेरिका के कि साहब कुछ करिए। मार्को रूबियो से उन्होंने बात की कि साहब कुछ करिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और 10 मई को सुबह यह बात समझ में आ गई पाकिस्तान को कि भाई आप इतनी बुरी प्रॉब्लम होने वाली है ना कि अब भारत रुकेगा नहीं, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमको जो भीख मिलती है वो खत्म हो जाएगी, हमको मुजरा करवाया इन्होंने नंगा करके, हम नहीं। तो 10 मई को सुबह मार्को रूबियो को आसिम मुनीर कॉल करता है कि जनाब कुछ करके ये वॉर रुकवाए, सीज फायर चाहिए, हमको सीज फायर चाहिए। समझ रहे हैं? एस जयशंकर, अब एस जयशंकर को बोला कि देखिए सीज फायर हम नहीं करेंगे, पाकिस्तान को करना वो करे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात पता लग गई थी ना कि भाई, और उधर नेवी हमारी पहुंच गई है। अच्छा, नेवी ने एक और फ्रंट खोल दिया है। 10 मई के बाद दोस्तों हमारी नेवी एक्टिवेट हो जाती, कराची खत्म हो जाता, खत्म। और ये तो देखिए मैक्साट सैटेलाइट ने आपको क्लियर इमेजेस दिए, उसने ये बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान, उनकी नेवी पीछे हट गई। जिस दिन हमला होने वाला था ना 8, 9, 10 मई, उनकी नेवी, यानी कि कराची पूरा खाली था, कराची पूरा खाली था। अगर इंडियन नेवी हमला करती तो कराची तो हम पक्का ले लेते, भले पीओके ले ना ले, कब्जा हो जाता, इतना बुरा मारती। तो पाकिस्तान आर्मी ये समझ गई, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की आर्मी तो पीछे हट गई, पोस्ट खत्म हो गई हमारी, एलओसी पे बहुत मारा हमको, एयरफोर्स को खत्म किया, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर कर नहीं सकते, हम मर जाएंगे। तब जाके पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया। अब वही बता रहे ना कि यहां पे प्रतीक शर्मा कहते हैं मर्फीज लॉ काम करता है, और लेफ्टिनेंट जनरल भाई राजीव घई ने बोला कि मर्फीज लॉ काम करता है। हुआ क्या कि भारत की हॉटलाइन खराब हो गई थी, तो एस जयशंकर कह रहे हैं कि भैया डीजीएमओ साहब पाकिस्तान के आप कितना मार रहे हैं उनको, वो फोन कर रहे हैं आपको, फोन उठाइए। तो बोला अरे हॉटलाइन तो 1 घंटे में हॉटलाइन को फिर चालू किया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उनके डीजीएमओ कासिम अब्दुल्ला का फोन आया। अब क्या बातचीत हुई ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो सर बोला उन्होंने, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई काफी बड़े हैं, सर बोला उनको, बोला कि सर आपकी ब्रह्मोस ने हमारी बैंड बजा दी है, कितनी ब्रह्मोस मारेंगे, इतनी ब्रह्मोस मारने के बाद भी आपको शांति नहीं मिली, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि इतनी ब्रह्मोस मारने के बाद भी आपको शांति नहीं मिली, अब तो रुक जाइए, अब तो रुक जाइए भैया। और आधे घंटे तक फिर बातचीत चली है, और जो पहले हार मानता है भाई पाकिस्तान ने भाई सीधा सीधा बोला कि हमको सीज फायर चाहिए सर, सीज फायर करवाइए। तब जाके ये हुआ कि 5:30 बजे शाम को हम सीज फायर करेंगे, 5:30 बजे शाम को सीज फायर होता है। 88 घंटे के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान को खत्म कर दिया, हमने तबाही में उनकी औकात दिखा दी। और देख लीजिए कोई न्यूक्लियर ब्लफ काम नहीं किया, कोई न्यूक्लियर थ्रेट काम नहीं की, भारत नहीं है। अब इनको नई स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी कि न्यूक्लियर थ्रेट भी ससुर काम नहीं किया, अब करें तो करें क्या, ये हालात। और ये इसके सबके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, डीजीएमओ के रिकॉर्ड्स हैं सारे, किस तरीके से उन्होंने, एवरीथिंग इज देयर, सब बात रिकॉर्ड पे होती है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान की हालत की थी। अगर 2-3 दिन और देर हो जाते दोस्तों तो पीओके हमारे पास आता, हम खत्म कर चुके थे, लगभग पाकिस्तान को खत्म कर चुके थे। उनका मनोबल लगातार टूटता जा रहा था, उनके फौजी भाई पीछे हटते जा रहे थे, और भारत का मनोबल लगातार, क्योंकि हर प्लान से भी बेहतरीन हो रहा था, जो प्लान किया था यहां पे बताते उससे भी बेहतरीन हो रहा था, उससे भी एक्यूरेट स्ट्राइक्स हो रही थी, सब कुछ प्लान के मुताबिक। तो हमको टेंशन ही नहीं, हमने कहा लड़ लो, हम तो लड़ने को बैठे। ये थी ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी। और अब भारत का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आतंकवादी हमला करोगे तो भुगतोगे। और इस बार याद रखिए कि पाकिस्तान खत्म कर देंगे, हम अस्तित्व खत्म कर देंगे, ये आतंकवादी देश जो है ना वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेक्चर को शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो बताओ यार, फटाक 1 सेकंड, इतना बढ़िया लेक्चर। 40% ऑफ है हमारे सारे कोर्सेज पे, आज़ादी कूपन कोड यूज करें। थैंक यू सो मच।